तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो चैप्टर का नाम है डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। इससे पहले आप लोग इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़े। आईसीएसई बोर्ड में क्या रहता है, 10 में इकोनॉमिक्स रहता है कॉमर्स स्टूडेंट लोग का, बट वेस्ट बंगाल बोर्ड में 10 में इकोनॉमिक्स नहीं रहता है। तो ये आज आप लोगों का पूरा करियर का फर्स्ट इकोनॉमिक्स क्लास होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि तुम लोग ये समझो इकोनॉमिक्स क्या होता है। वर्ड तो सुना है ना, पहले भी तो सुनी होगी टीवी में, किसी के मुंह से, फ्रेंड लोग से, सीनियर से, हाँ इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? अगर आपसे कोई सवाल करे कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, हाँ बाबू इकोनॉमिक्स, सब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं सर, तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, आप क्या बोलिएगा इकोनॉमिक्स को? बोलिए, जिसको जो पता है वो बताओ। सेलिंग, ये इकोनॉमिक्स का मतलब बोल रही है, सेलिंग। तुम लोग बाजार में सामान घटना बढ़ना, कितना बिका, कितना बचा, तुम लोग मार्केटिंग प्राइस, चॉकलेट का इतना। देखो, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव्ड हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। ये वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, वो है ओकोनोमिया, ओइकोनामा। समझो बात को। इकोनॉमिक्स वर्ड ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, जो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। अब ये ओइकोनोमिया जो है, ओइकोनोमिया दो वर्ड से बना हुआ है, जिसमें पहला आता है ओइको, OIKO, ये एक वर्ड आता है ओइको, और दूसरा है नोमिया। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका? ओइको का मतलब होता है हाउस, और नोमिया का मतलब होता है टू मैनेज। समझ में आ रहा है बात? देखो हम एकदम डीप में जाके तुम लोगों को समझा रहे। इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड का मतलब है ओइकोनोमिया, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है हाउस और नोमिया का मतलब होता है टू मैनेज। तो ग्रीक में हाउस को जो मैनेज करते थे, हाउस होल्ड मैनेजमेंट को क्या बोला जाता था? इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का? मतलब घर में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, ये सब को बोला जाता था इकोनॉमिक्स, ओइकोनोमिया इन ग्रीक। बट अभी हम लोगों का क्या डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? अब देखो इकोनॉमिक्स का अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में डेफिनेशन बोले कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है इन विच वी स्टडी डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि हाउ अ पर्सन इज अर्निंग मनी, हाउ ही इज स्पेंडिंग इट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिज इनकम, कहाँ कहाँ से पैसा कमा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, ये सब हम लोग क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। अब देखो इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है ना, ये सब अलग अलग दिया है। जनरली 4 फेमस डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स, जो 4 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स दिए थे। इकोनॉमिस्ट्स का क्या मतलब है? इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो इकोनॉमी पढ़ा है, जो स्पेशलिस्ट है उसका। समझ में आ रहा है? जैसे कि लॉ पढ़ने वाला लॉयर, अकाउंट्स पढ़ने वाला अकाउंटेंट, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला इकोनॉमिस्ट्स। ठीक है, तो 4 बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, ये लोग अपना अपना डेफिनेशन दिए। वो 4 फेमस क्या है इकोनॉमिस्ट कौन है?
इसमें से सबसे पहला जो डेफिनेशन दिए है वो है उस डेफिनेशन का नाम है वेल्थ डेफिनेशन। क्या नाम है? वेल्थ डेफिनेशन। और भाई ये वेल्थ डेफिनेशन कौन दिए? ये वेल्थ डेफिनेशन दिए है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये दिए हैं, एक इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। क्लियर हो रहा है पॉइंट? और ये वेल्थ डेफिनेशन कौन दिया है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका बहुत फेमस एक बुक है, वो बुक का नाम है कॉजेज इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब एक नेशन का वेल्थ का क्या कॉजेज है वो ये बुक में डिस्क्राइब किए। कौन लिखे है? एडम स्मिथ। हु इज ही? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका डेफिनेशन को क्या बोला जाता है? वेल्थ डेफिनेशन। क्लियर हो गया पॉइंट? दूसरा आते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। तो भाई वेलफेयर डेफिनेशन कौन दिया सर? वेलफेयर डेफिनेशन दिया है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। तीसरा डेफिनेशन को बोलते हैं हम लोग स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन कौन दिया है? स्कार्सिटी डेफिनेशन हम लोगों को दिए हैं लियोनेल रॉबिन्स। चौथा है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन दिया है? ये ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन देने वाले कौन है? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया गया है बाय प्रोफेसर पॉल सैमुएलसन। क्लियर हुआ पॉइंट? तो चार डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। कौन कौन क्या क्या दिया है? वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल, स्कैर्सिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोफेसर पॉल सैमुएलसन। क्लियर पॉइंट? इतना याद रहेगा। अब सब अपने अपने डेफिनेशन में क्या बोला है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एडम सर बोले हैं, एडम स्मिथ सर बोले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है ना, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। क्या बोले ये? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इट इंक्वायर्स इनटू द नेचर द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बोल रहे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स मतलब एक साइंस है वेल्थ का, जो जानकारी लगाता है वेल्थ कैसे करके पैदा हो रहा है, क्या कॉजेज है वेल्थ का जन्म लेने का। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन कौन दिया? एडम स्मिथ। इनका डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन में ये क्या बोले हैं? व्हाट हैज ही सेड? वेल्थ कैसे पैदा होता है वो, एक कंट्री का वेल्थ का क्या कॉजेज है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, पानी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनका डेफिनेशन का ना कुछ क्रिटिसिज्म आने लगा। इनका डेफिनेशन को लोग क्रिटिसाइज करने लगे, नहीं एडम सर आपका डेफिनेशन अच्छा नहीं है, उसमें खामियां निकालने लगे। तो भाई आपका डेफिनेशन में क्या क्या खामियां था इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एडम सर के डेफिनेशन में क्या खामियां था? पहला खामियां बोला गया है he has given more emphasis on creation of wealth, nothing has been said about the use of wealth। हम तुमको भर के सोना ला के दे रहे, लो सोना, लेकिन एक शर्त सिर्फ रखेंगे कि उस सोना को तुम खर्च नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारा कोई काम कर रहा वो नहीं। तो यहाँ पे वही बोला गया एडम सर आप वेल्थ कहाँ से जनरेट हो रहा है इसके बारे में तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ खर्च होगा इसके बारे में तो आप बात ही नहीं की है।
अगर किसी को लाखों करोड़ों रुपया भी दे दिया जाए ऑन कंडीशन दैट यू कैन नॉट स्पेंड इट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वेल्थ? क्या करोगे आप वो पैसा लेके जो आप खर्च नहीं कर सकते हो, है ना? पहला क्रिटिसिज्म इसका। दूसरा बोला गया है आप वेल्थ पैसा पैसा बहुत कर रहे हैं, पैसा थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर किसी को बोला गया है भाई तुम्हारा फैमिली का सब मेंबर को ले रहे हैं, तुमको पैसा दे दे रहे हैं, कोई एग्री करेगा? वो बोल रही हाँ सर हम एग्री कर जाएंगे, सर ले लो पैसा दे दो, है ना? इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन बीइंग। पैसा तो जस्ट एक जरिया है ह्यूमन को अपना ज़रूरत पूरा करने का। कल को गवर्नमेंट बोल रही है पैसा का कोई अहमियत नहीं है, डीमोनेटाइज्ड, तुम्हारा पैसा पेपर का टुकड़ा हो गया। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? नेक्स्ट बोले हैं आप वेल्थ का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, पैसा 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 कहीं से भी आए, बस पैसा कमाने का जरिया भी तो ठीक रहना चाहिए, है ना? आज हम लोग के सोसाइटी में यही हो रहा है, तुम चोरी करो चमारी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एडम स्मिथ की तरह सब सोचने लगी है, बस पैसा, कॉजेज ऑफ वेल्थ, पैसा है ना, बस क्या पैसा है ना, ठीक है। जबकि लोग क्रिटिसाइज करने के कि नहीं सिर्फ पैसा है ना से नहीं चलेगा, पैसा कहाँ से आ रहा है, लीगल या इलीगल भी से, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बोल के एडम स्मिथ का डेफिनेशन को क्या कर दिया, सब क्रिटिसाइज, सब उसका खामी निकाल दिया। उसके बाद एल्फ्रेड भाई आए, एल्फ्रेड मार्शल बोले हम नया डेफिनेशन बनाए, तुम्हारा अच्छा नहीं है, हम बोलते हैं वो डेफिनेशन अच्छा होगा। ये बोले इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ मैनकाइंड है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। ये बोलते हैं हाँ इकोनॉमिक्स जो है तो देखो वेलफेयर डेफिनेशन में एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, एल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि भाई इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये मानवता का स्टडी है, मैनकाइंड का स्टडी है, ह्यूमन बीइंग का स्टडी है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्या मतलब है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ? मतलब उसका डे टू डे लाइफ का स्टडी है, कैसे वो डे टू डे लाइफ में पैसा कमा रहा है और पैसा को खर्च कर रहा है, कहाँ से वो पैसा कमा रहा है और कौन कौन सा जगह में वो पैसा को खर्च कर रहा है। अब एल्फ्रेड मार्शल बोलने लगा देखो भाई हम सिर्फ पैसा का बात नहीं किया कमाने का, हम खर्च का भी बात किए, ठीक है। ये एडम स्मिथ से एक कदम आगे निकल गया। लोग बोलने लगे धत यार तुम भी तो उल्टा सीधा बात बोल रहे हो, तुम्हारा भी डेफिनेशन हम लोग को पसंद नहीं आया। तो बोलने लगा क्यों, मेरा डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? एल्फ्रेड मार्शल बोला मेरा डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग एडम स्मिथ को बोले थे आप सिर्फ वेल्थ का कॉजेस के बारे में बोल रहे थे, वेल्थ कहाँ खर्च होगा उसके बारे में तो बात नहीं किए। तो भाई हम तो बात किए, हम तो बोले कि वेल्थ कहाँ से कमा रहे और कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये दोनों इकोनॉमिक्स है, अब क्या गड़बड़ है मेरे इसमें? लोग बोलने लगा सुनो बैठो, अब तुम्हारा क्या गड़बड़ है तुम सुनो। उसको बोलने लगा कि तुम वेल्थ का बहुत नैरो डेफिनेशन दियो, तुम्हारी नज़र में पैसा, पैसा का मतलब क्या है? पैसा का मतलब है वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ का मतलब है रुपया, पैसा, दौलत। क्या एक इंसान उसके पास बहुत अच्छा कुछ हुनर है, स्किल है या बहुत एडुकेटेड है, क्या ये उसके लिए उसका वेल्थ नहीं हुआ है? मतलब भाई ये भी तो उसके लिए उसका वेल्थ हो गया। हाँ बात तो सही है। एक इंसान बहुत अच्छा है, हेल्दी है, कोई बीमारी उसको नहीं है, उसका बॉडी फिट एंड फाइन है, क्या ये उसके लिए वेल्थ नहीं हुआ? ये भी वेल्थ हो गया। तो बोला आप वेल्थ का बहुत छोटा डेफिनेशन डाले, बहुत नैरो व्यू डाले। वेल्थ तो सिर्फ वो थोड़ी होता है जो आप बोल रहे, वेल्थ में और भी बहुत कुछ आता है। क्लियर हो गया पॉइंट? दूसरा ये बोलने लगा है आप जो डेफिनेशन दिए हैं वेल्थ का, उसमें आप ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में भी तो पैसा ही का बात किए हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में एक इंसान डेली सिर्फ पैसा कमाता और खर्च नहीं करता है, उसका बहुत सारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होता है, दोस्त से मिल रहा, कलीग से मिल रहा है, फैमिली में रह रहा है। समझ में यार आप इसके बारे में तो कुछ बोले नहीं है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी एक इंसान का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि किसी दिन हम घर से लड़ाई करके निकले, अब हम घर से लड़ाई करके निकल के ऑफिस में, तो क्या हम ऑफिस में मेरा अच्छा काम हो सकेगा, अच्छे से काम हो सकेगा? नहीं। समझ में आ रहा बात? तो इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया गया।
तो फिर आया लियोनेल रॉबिन्स, हम देंगे, बोला हम तुमको डेफिनेशन निकाल के देंगे। लियोनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन वन ऑफ द बेस्ट है। लियोनेल रॉबिन्स बोलता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses। बोलने लगे इकोनॉमिक्स जो है, लियोनेल साहब बोलने लगे कि इकोनॉमिक्स जो है ये एक ह्यूमन बीइंग का स्टडी है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को, बेइंतहा ज़रूरतों को अपने कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज से, कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करके फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। ये क्या बोले? इकोनॉमिक्स मीन्स it is a relationship between how human beings which have unlimited wants but have limited resources use these resources to fulfill their wants। अब देखो सबका घर का यही कहानी, मेरा हो या तुम्हारा हो, हम लोग का ज़रूरत तो बहुत है लेकिन हम लोगों के पास असबाब का कमी है, हम लोगों के पास रिसोर्स नहीं है अपना हर ज़रूरत को पूरा करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, वही जो रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, उसको यूज़ करते हैं अपना कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूरतों को पूरा करने का, है ना? समझ में आ रहा है? तो इसी को क्या बोल दिया गया? इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स। अब देखो लियोनेल रॉबिन्स अपने डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया। इसमें वो बात की है अनलिमिटेड वांट्स का। ह्यूमन बींग्स का वांट्स क्या रहता है? वो अनलिमिटेड रहता है, उसका कोई अंत नहीं रहता है। क्या तुम्हारा ज़रूरत, तुम्हारा इच्छा कभी ख़त्म होगा? जब हम लोग छोटे थे तो सोचते यार 100 रुपया अगर मिल जाएगा, मान लो जब हम लोग 4-5 में थे या 3 में थे, सोचते थे उस वक्त यार 100 रुपया अगर मिल जाएगा तब तो मेरा पूरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी का, क्या कुछ नहीं कर लेंगे। अगर आज तुमको 100 रुपया दे दिया गया तो तुम्हारा क्या वो सब इच्छा पूरा हो जाएगा? तुम बोलेगे दत यार, अभी हम लोग सोचते हैं 1 लाख रुपया आ जाए ना अब तो एकदम मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया आ जाएगा तो क्या तुम्हारा ज़रूरत सब खत्म हो जाएगा? तुम बोलोगे यार 1 ही लाख रुपया तो है, अब तो 10 लाख रुपया चाहिए, है ना? यहाँ पे वही बोले अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा क्या बोले लियोनेल रॉबिन्स? बोले लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए क्या है? कम है ना? प्लस वो रिसोर्सेज का अलग अलग यूज़ है। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, सब रिसोर्सेज का सेम यूज़ नहीं है, कुछ रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ है, कुछ रिसोर्सेज का कम यूज़ है, ठीक है? तो ये था स्केर्सिटी डेफिनेशन। एंड लास्ट में देते हैं प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। अच्छा, इसका भी नोट्स निकाल दिया आदमी लोग, पर तुम्हारा भी डेफिनेशन ठीक नहीं है, तुम भी तो डेफिनेशन में उल्टा सीधा बात बोले। हम क्या उल्टा सीधा बात बोले? बोले तुम्हारा क्रिटिसिज्म ये है कि तुम बोले कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट क्या रिसोर्सेज वक्त के साथ बदलता नहीं है? अभी तुम्हारा घर का हालात, अभी मान लो तुम्हारे घर में जो है 10,000 रुपया का आमदनी है, तो क्या 10 साल बाद भी 10 ही हज़ार का रहेगा? वो बढ़ेगा नहीं, है ना? जितना तुम्हारे दादा कमाते थे क्या उतना तुम्हारे पापा कमाते हैं? तुम्हारे पापा उससे ज़्यादा ही कमाते होंगे, है ना, उस वक्त के हिसाब से। या 50-60 साल पहले लोगों के पास जो था, सबके फैमिली का जो कंडीशन था, क्या अब वो लोग का फैमिली का कंडीशन सुधरा नहीं है? हिंदुस्तान का हालत 70 साल पहले था, क्या अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है? हाँ, इम्प्रूव हुआ है। तो वक्त के साथ क्या हुआ? रिसोर्सेज बढ़ता है। आप तो ये बात नहीं कि आप बोले रिसोर्सेज स्केयर है, हाँ रिसोर्सेज स्केयर है, लेकिन वक्त के साथ रिसोर्सेज बढ़ता भी तो है। वक्त के साथ क्या होता है? रिसोर्सेज बढ़ता भी तो है। समझ में आया? तो फिर आते हैं पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, मेरा वाला डेफिनेशन भी तुम लोग सुन लो। ये बोलते हैं प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन, ये अपने डेफिनेशन में बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, अ साइंस that analyzes interactions between social activities and social relationships। ये बोले इकोनॉमिक्स जो क्या है, ये एक सोशल साइंस है।
सोशल साइंस मतलब ये सोसाइटी को स्टडी करता है, सोसाइटी में लोग कैसे अर्न कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, ये सब को स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। कौन बोले? प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। और ये बोले वक्त के साथ साथ रिसोर्सेस बढ़ता है, लेकिन हमेशा वांट्स रिसोर्सेस से ज़्यादा रहेगा। वक्त के साथ साथ तुम्हारे पास रिसोर्स बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारा ज़रूरत हमेशा तुम्हारा रिसोर्स से ज़्यादा रहेगा। तुम्हारे दादा सोचते थे कि काश मेरे पास 100 रुपया आ जाए तो हम अपना घर सब कुछ ठीक करवा लेंगे, उनके पास था 10 रुपया। तुम्हारे पापा के पास 100 रुपया आ गया तो वो सोचेंगे कि काश मेरे पास 1000 रुपया रहता तो हम सब कुछ कर लेते। तुम्हारे पास 1000 रुपया आ जाएगा तो तुम सोचोगे कि यार मेरे पास 10,000 आ जाएगा तो हम ज़्यादा कुछ कर लेते। तो हाँ, रिसोर्स तो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ज़रूरत हमेशा रिसोर्स से ज़्यादा ही रहता है। ये कौन बोला है? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन दिया है? प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं कुछ इकोनॉमिक टर्म्स में। ले बताओ क्या है? इकोनॉमिक्स यही है कि हमेशा उसमें बताएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग के पास नहीं मतलब इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से पैसा कमा रहा है और कैसे खर्च कर रहा है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले उसका खर्च करने का पैटर्न क्या है, कमाने का पैटर्न क्या है, गरीब क्यों गरीब है, अमीर क्यों अमीर है, इंडिया क्यों गरीब है या अमीर है, अमेरिका क्यों अमीर है, श्रीलंका क्यों गरीब हो गया, पाकिस्तान में गरीबी क्यों छा रहा है। ये सब क्या कौन स्टडी करता है? इकोनॉमिक्स। लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, अमीर और अमीर क्यों होते जा रहा है, समझ में आ रहा है? दुबई क्यों अचानक से इतना अमीर हो गया, श्रीलंका क्यों अचानक से इतना गरीब हो गया, ये सब कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। देंगे। अब देखो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर में ये सब चीज जो है, देखो वांट्स, स्कार्सिटी, देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वांट्स, स्कार्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वांट्स का मतलब क्या है? चाहत तुम्हारा, ये हमेशा क्या रहता है? बहुत हाई अनलिमिटेड, अनएंडिंग, नेवर एंडिंग, रेकरिंग, कभी ख़त्म होने वाला नहीं, कभी फुलफिल होने वाला नहीं। लेकिन रिसोर्सेस क्या है तुम्हारा? स्केर है, स्केरसिटी है, चीज़ों का कमी है। अगर तुम्हारा वांट्स भी अनलिमिटेड है, तुम्हारे पास रिसोर्स भी अनलिमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट तुम्हारा वांट्स तो अनलिमिटेड है, ख्वाब तो राजा महाराजा वाला है, लेकिन रिसोर्सेस वैसा स्केर है, कम है। अब इसी के वजह से क्या हो जाता है, ये जो देखो वांट्स अनलिमिटेड बट रिसोर्स स्केर, कम है, और रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूजेज है, नेटिव यूजेस। और ये ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से क्या हो जाता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ध्यान से समझो हर चीज को। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। रिसोर्स क्या है? स्केरसिटी है। और रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूजेस है, और ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से क्या आ जाता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ध्यान से समझो ये बात को पूरा। ज़रूरत तुम्हारा बहुत है, रिसोर्स तुम्हारे पास कम है, और जो रिसोर्स तुम्हारे पास है उसको तुम अलग अलग काम में लगा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये तुम्हारा हो गया रिसोर्स। तुमको घर भी बनाना है,
तुम उसमें घर भी बनाने का सोच रही हो, तुम उसमें अपना फैक्ट्री बनाने का भी सोच रही हो, तुम उसमें खेती करने का भी सोच रही हो। वॉन्ट्स तुम्हारा अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स ज़मीन कितना है? थोड़ा सा एक ही है। रिसोर्स कम है, स्केर है, प्लस ये रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूजेज है ना, 3 चीज़ में तुम पुट कर सकते हो। तो भी यही 3 चीज़ में पुट करने की वजह से क्या हो गया? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब तुमको चूज करने का प्रॉब्लम हो गया, यार क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। ज़मीन बनवा दे, खेती कर ले, फैक्ट्री बनवा ले, समझ में आ रहा है बात? इकोनॉमिक्स इसी को बोलते हैं, यही हो गया समझ लो इकोनॉमिक्स, इसका ही स्टडी को। कंट्री के पास पैसा कम है, अब वो पैसा को किस में लगाया जाए, कौन सा सेक्टर में लगाया जाए? क्लियर पॉइंट? उसमें ज़्यादा ज़रूरत होगी उस पर लगाएगा। एग्जैक्टली। तो अब क्या होता है बोले तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे सॉल्व होगा? द वॉन्ट्स विच इज द मोस्ट अर्जेंट विल बी फुलफिल्ड। भाई रहने का घर नहीं है, घर बना लिए। हाँ। फैक्ट्री नहीं है, चलो फैक्ट्री ले लेते। घर फैक्ट्री तो है, चलो इसमें खेती कर लेते। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? अनलिमिटेड वॉन्ट्स, limited resources, resource have alternative uses and which leads to the problem of choice, therefore the want which is most urgent will be fulfilled। अब तुम्हारे पास 100 रुपये है, ये तुम्हारा हो गया रिसोर्स। तुम्हारा वांट क्या है? 100 रुपये का जाके फुचका खा ले, फ़ोन में रिचार्ज करवा ले, एक तो ईयरिंग खरीद ले। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव यूजेस अलग अलग। पैसा सिर्फ 100 ही रुपया घर से मिला है, अब तुम क्या करोगे? सबसे ज़रूरत इसमें से क्या लग रहा है? पेट तो भरा ही हुआ, नाश्ता कर ही के निकला है, चलो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अब दूसरा क्या बच गया? ईयरिंग ले लिया, रिचार्ज करा। रिचार्ज लेके क्या करेंगे? अंबानी तो फ्री में दे ही दिया, घर में वाईफाई लगा हुआ, चलो ईयरिंग खरीद ले रहे। समझ में आ रहा है? अब सबका क्या होगा? इंटेंसिटी वॉन्ट्स का अलग अलग रहेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को समझना है प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? बोलो बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी और इट इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सामान को बनाना या सर्विसेज को बनाना, इसको का क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। कोई चीज को क्रिएट करना, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तुम प्रोडक्शन कैसे करते हो? कोई भी सामान कैसे बनाते हो? कोई भी सामान तुम कैसे बनाओगे? क्या ज़रूरत लगेगा? यही जो बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हुआ पॉइंट? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बोलो तो थोड़ा, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बोलो। सामान वगैरह बनाते हैं, वो होता है। Factors of production refers to those things which are used in the process of production. The resources required for production is known as factors of production. तो प्रोडक्शन का मतलब मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो चीज़ जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में हेल्प करता है, काम आता है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है। कोई भी चीज़ बनाने में तुमको 4 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ये 4 चीज़ तुम्हारे पास है, तुम कुछ भी बना लोगे। पहला है लैंड। तुम कोई भी चीज़ बनाओगे तो हवा में थोड़ी बनाओगे, उसके लिए चाहिए क्या? लैंड, ज़मीन। दूसरा लेबर।
कोई बनाने वाला चाहिए, मजदूर चाहिए। तीसरा क्या? मटेरियल जो सामान। कैपिटल, पैसा है ना, पूंजी। और फोर्थ एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर का मतलब मालिक, मालिक, बॉस, ओनर। ये चार मिलकर प्रोडक्शन करता है। एक मालिक रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजर जो सब चीज को ऑर्गेनाइज करेगा। दूसरा पैसा, कैपिटल रहना चाहिए तुम्हारे पास। तीसरा लेबर, वर्कर्स रहना चाहिए। और चौथा लैंड, कोई जगह रहना चाहिए। ये चार चीज की मदद से क्या होता है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग गुड्स एंड services, act of creating goods and services. Goods and services are made with the help of factors of production. The four factors of production are land, labor, capital and entrepreneur. क्लियर हो गया? कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पैसा जो लगाते हैं बिजनेस में। पूंजी जिसको बोलते हैं, पूंजी जो बिजनेस में लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं ना। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, पीपीएफ, प्रोडक्शन पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। क्या मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का? देखते हैं इसको। हम लोग क्या बात करेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब पीपीसी। अब क्या मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का? पीपीसी का क्या मतलब है? देखो, हम लोगों को ये बात तो पता है कि हम लोगों के पास रिसोर्स स्केर है। अब मान लो कंट्री के पास, इंडिया के पास रिसोर्स स्केर है, पैसा, लेबर सब स्केर है, कम है। इंडिया को दो चीज़ बनाना है, दो कमोडिटी बनाना है इंडिया को। या तो वो खाने पीने का सामान बना दे, या तो वो हथियार बना ले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम वेपन्स मान लेते हैं। ये वाला है वेपन्स, हथियार, और यहाँ पे है फूड्स, खाना। अब मोदी जी सोचेंगे क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोदी जी सोचेंगे क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोदी जी सोचेंगे नहीं, पाकिस्तान के साथ दंगा हो गई है, भले एक आदमी लोग को भूखा रख दे, लेकिन जितना भी तुम्हारे पास सामान है सब लगा दो हथियार बनाने में। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिसोर्स हथियार बनाने में यूज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और खाना कुछ भी नहीं बनेगा। ध्यान से समझो। ठीक है, मोदी जी बोले ये पॉइंट में प्रोडक्शन करिए, मतलब भूखा रखिए सबको लेकिन हथियार बनाइए। फिर देखिए ना, लड़ाई थोड़ा कम हुई है। मोदी जी बोले हथियार को थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा खाना बना लीजिए। तो यहाँ पे देखो, जो 5 यूनिट हथियार बन रहा था उसको घटा के 4 यूनिट कर दिए, और खाना बोल दिए 1 यूनिट बना दीजिए या 2 यूनिट बना दीजिए। ठीक है,
मतलब क्या हुआ है, अगर आपको खाना का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको हथियार का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी बोले अब वॉर और ख़त्म हो रहा है, हथियार का प्रोडक्शन और गिरा दीजिए, लेकिन खाना को और प्रोड्यूस करिए। फिर देखिए यार और ज़्यादा वॉर कम हो गया, इसको और कम कर दीजिए, लेकिन खाना का प्रोडक्शन बढ़ाइए। पाकिस्तान सरेंडर कर दिया, हम लोग हार मानते हैं। मोदी जी बोले चलो अब हथियार बनाना बंद, अब पूरा का पूरा रिसोर्सेस खाना बनाने में लगा दो, अनाज बनाने में लगा दो। तो अब हथियार का प्रोडक्शन 0 हो गया और फूड 5 यूनिट बनने लगा। यही कर्व को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। ये दर्शाता है कि अगर आप एक कमोडिटी को ज़्यादा बनाइएगा तो दूसरा कमोडिटी का प्रोडक्शन को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस कम हैं। समझ में आया बात? और अगर आप एक कमोडिटी का प्रोडक्शन को कम करिएगा तो आप दूसरा कमोडिटी का रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। क्लियर पॉइंट? इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ से एक और चीज़ समझ में आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके पास अगर 2 ऑप्शन हैं या बहुत सारा ऑप्शन है तो उसमें से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो जो ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं और सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो उसका रहता है जिसको आप रिजेक्ट करते हैं, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। क्या मतलब है? हमको टीवी खरीदना है और रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो हम टीवी खरीद लिए, तो रेफ्रिजरेटर क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया टीवी का। मतलब टीवी को खरीदने के लिए हम रेफ्रिजरेटर का कुर्बानी दिए। समझ में आ रहा है मेरा बात? घूमने जाना है दिल्ली, या तो घूमने जाना है, पापा बोले या तो दिल्ली घूमने ले जाएंगे तुम लोग को, दिल्ली आगरा पूरा इंडिया टूर करवा देंगे, या फिर तुम्हारी मम्मी को बोले आपको एक नेकलेस बना के दे देंगे। तुम्हारी मम्मी कंफ्यूज, तुम्हारी मम्मी बोले हमको नेकलेस बना के दे दो, घूमने घूमने नहीं जाएंगे हम लोग। तो वो जो टूर दिल्ली आगरा ऑल इंडिया जो टूर था जिसका तुम लोग कुर्बानी दी हो ये नेकलेस के लिए, ये नेकलेस क्या हो गया? बोला जाएगा कि ये नेकलेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इंडिया टूर। मतलब भाई तुमको पाने के लिए अपना इंडिया टूर को हम लोग छोड़े हैं, तब जाके पापा दिलाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बदले सैक्रिफाइस कॉस्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी मतलब तो जब कुछ मिलता है वो क्या बोलते हैं उसको? मौका। हाँ, तो मौका था, उस मौका को सैक्रिफाइस किए, छोड़े, तब ये मिला है। तो ये किसके अपॉर्चुनिटी पे मिला है? सेकंड वाले के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे मिला है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो आज चैप्टर 1 का जितना पॉइंट्स था हम कवर किए। ठीक है, चैप्टर 1 से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है, बस बेसिक्स है, बस जितना पढ़ाए है उतना को सिर्फ याद रख लेना है आप लोगों को। और दूसरा पॉइंट ये करना है कि जो हम नोट्स देंगे उसको पढ़ लेना है बस। ठीक है।